अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज जो हमारा लेक्चर है, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि मल्टीकुलिनैरिटी को डिटेक्ट कैसे किया जाता है, डिटेक्शन ऑफ मल्टीकुलिनैरिटी क्या होती है। अब बेसिकली तो ये आज हम थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे और अंदर आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इनको प्रैक्टिकली भी रिव्यूज़ के अंदर परफॉर्म करके चेक करेंगे कि मल्टीकुलिनैरिटी को कैसे चेक करना है, टेस्ट अप्लाई कैसे करेंगे और फिर वहाँ से हमें कैसे पता चलेगा। लेकिन आज के लेक्चर के अंदर हम सिर्फ इसको थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे, कैसे कौन से टेस्ट हैं जो लगाए जाते हैं मल्टीकुलिनैरिटी के डिटेक्शन के लिए और उनकी वैल्यूज़ की रेंज क्या है और हमें कैसे पता चलेगा कि अब डेटा सेट के अंदर मल्टी का इशू है या नहीं। तो नॉर्मली जो मल्टीकुलिनैरिटी को चेक करने के लिए सबसे ज़्यादा मेथड यूज़ किया जाता है वो है कोरिलेशन मैट्रिक्स। हम व्यूज़ में भी, एक्सेल में भी, स्टेटा के अंदर भी इसको आसानी से अप्लाई कर सकते हैं कोरिलेशन मैट्रिक्स को। जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो नॉर्मली यही यूज़ किया जाता है कोरिलेशन मैट्रिक्स। तो कोरिलेशन मैट्रिक्स हमें बता देता है कि हमारे डेटा सेट के अंदर मल्टीकुलिनैरिटी है या नहीं। अब जो कोरिलेशन मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू नॉर्मली लाई करती है बिटवीन 0 to 1। अब आपने दो वेरिएबल्स का आपस में कोरिलेशन चेक किया। फॉर एग्जांपल आपने सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, इन दो वेरिएबल्स का आपने कोरिलेशन रन किया। अब अगर इस कोरिलेशन की वैल्यू क्लोज टू 1 आ रही है, फॉर एग्जांपल 0.9 है, तो इसका मतलब ये है कि इन दो वेरिएबल्स में हाई मल्टीकुलिनैरिटी है। अब अगर इसकी वैल्यू क्लोज टू 0 है तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों वेरिएबल्स का आपस में कोरिलेशन बहुत वीक है और इसका मतलब ये होगा कि इनमें मल्टी का इशू नहीं है। तो कोई भी वैल्यू आर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0.8 आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों वेरिएबल 80% एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं और इन दोनों का आपस में बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप है। तो यहाँ से हमें ये इंडिकेशन मिलती है कि डाटा सेट के अंदर मल्टीकुलिनैरिटी का इशू आ गया है। और अगर ये क्लोज टू 0 होगा तो इसका मतलब इन दोनों का आपस में वीक रिलेशनशिप है और ये हमें बताएगा कि यहाँ डाटा सेट के अंदर मल्टीकुलिनैरिटी का इशू नहीं है। दूसरा जो मेथड यूज़ किया जाता है नॉर्मली वो वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर है। वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर की वैल्यू VIF जो हम नॉर्मली कैलकुलेट भी करते हैं, ये दो कोरिलेशन मैट्रिक्स और VIF ये दोनों नॉर्मली यूज़ होते हैं मल्टीकुलिनैरिटी के डिटेक्शन के लिए। अब अगर आपके वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर आपके जब कैलकुलेट करें 1/1 माइनस आर स्क्वायर हम करते हैं, वो भी हम उसकी कैलकुलेशन और फार्मूला लगा के अंदर वाले लेक्चर्स के अंदर प्रॉपर इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 10 आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपके डाटा सेट के अंदर मल्टीकुलिनैरिटी का इशू आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है कंडीशन इंडेक्स। हम यूज़ करते हैं चेक करने के लिए कि डाटा सेट के अंदर मल्टीकुलिनैरिटी है या नहीं। अब अगर आप कंडीशन इंडेक्स अप्लाई करें और उसकी वैल्यू 30 से अबव आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपके डाटा के अंदर सीवियर मल्टीकुलिनैरिटी है। अब हमने पहले भी डिस्कस किया कि मल्टीकुलिनैरिटी के दो टाइप्स हैं, एक परफेक्ट मल्टीकुलिनैरिटी और इम्परफेक्ट मल्टीकुलिनैरिटी। अगर 30 से वैल्यू अबव आती है कंडीशन इंडेक्स की तो इसका मतलब सीवियर मल्टीकुलिनैरिटी है, सीवियर यानी कि परफेक्ट मल्टीकुलिनैरिटी है। जो चौथा मेथड यूज़ किया जाता है मल्टीकुलिनैरिटी की डिटेक्शन के लिए वो है आइगन वैल्यूज़। तो अगर आपकी स्मॉल आइगन वैल्यूज़ आती हैं कोरिलेशन मैट्रिक्स की तो वो भी आपको ये इंडिकेट करेंगी कि डाटा सेट के अंदर मल्टीकुलिनैरिटी है। अब ये तो कुछ डायरेक्ट टेस्ट हैं जो हम अप्लाई करते हैं, कुछ डायरेक्ट टेक्निक्स हैं जो हम अप्लाई करते हैं कि डाटा सेट के अंदर मल्टी है या नहीं। अब सम टाइम ऐसा होता है कि हम टेस्ट अप्लाई किए बगैर भी हम चेक कर लेते होते हैं कि डाटा सेट के अंदर मल्टी है या नहीं। जैसे कि आप अपने डाटा सेट के ऊपर सिंपल OLS रन करें। जब आप OLS रन करेंगे तो थ्योरी में आपको ये कंफर्म होता है कि किस IV का DV के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है, किस IV का DV के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है। आप जब रिज़ल्ट रन करें और थ्योरी ने आपको कहा था कि एक वेरिएबल का दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट है, लेकिन OLS के रिजल्ट जब आपके पास आए तो वहाँ से आपको ये नज़र आया कि नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो यहाँ से भी कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन आ रहा होता है कि अब डाटा सेट के अंदर मल्टीकुलिनैरिटी का इशू आ गया है। तो जब आपके बीटास के कोफिशिएंट के जो साइंस हैं वो रिवर्स हो जाएं, थ्योरी ये कह रही थी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, रिजल्ट बता रहे हैं कि नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे ये इस बात का इंडिकेशन होता है कि डाटा सेट के अंदर माइट भी पॉसिबल है कि मल्टीकुलिनैरिटी का इशू आ गया। एक तो हमें यहाँ से पता चल जाता है, जैसे कि इसको अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा मॉडल बना के इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी करूँ तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक IV और DV लिखता हूँ और हम इन दोनों को चेक करते हैं।
अब जैसे कि मिसाल के तौर पे वाई ये हम ले लेते हैं कि जीडीपी है, ठीक है। जीडीपी इज इक्वल टू अल्फ़ा नॉट इंटरसेप्ट ले लेते हैं और अल्फ़ा वन हम ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट को, प्लस हम अल्फ़ा टू ले लेते हैं एफडीआई को। तो ये हमारे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। अब थ्योरी ये कहती है कि जितनी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी उतना जीडीपी बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही जीडीपी आपका बढ़ेगा। तो थ्योरी के मुताबिक इनका दोनों आईवीज़ का डीवी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट था। लेकिन जब आपने ओएलएस रन किया तो ये रिज़ल्ट्स पॉजिटिव आने की बजाय हमें रिज़ल्ट्स में ये नेगेटिव आया कि ये इसको नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये इंडिकेशन होगा कि डाटा सेट के अंदर मल्टीकुलिनरिटी का इशू आ गया है। और एक और ये है कि आपके आर स्केयर की वैल्यू, आपके मॉडल के अंदर 3 आईवीज़ हैं, 3 में से 2 इनसिग्निफिकेंट है, उनकी पी की वैल्यू ग्रेटर दैन 0.05 है। एक वेरिएबल सिग्निफिकेंट है और आर स्केयर की वैल्यू जो है वो 0.9 है, 0.8 है, क्लोज टू 1 है, हाई आर स्केयर है विद लार्ज नंबर ऑफ इनसिग्निफिकेंट वेरिएबल। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 3 में से 2 वेरिएबल इनसिग्निफिकेंट है, एक सिग्निफिकेंट है और आर स्केयर इतना ज़्यादा हाई आ जाए। तो जब आपके पास ज़्यादा वेरिएबल इनसिग्निफिकेंट हो, कम सिग्निफिकेंट हो और हाई आर स्केयर हो, तो ये भी इस बात का इंडिकेशन होता है कि आपके डाटा सेट के अंदर मल्टीकुलिनरिटी का इशू आ गया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, हमने यही डिस्कस किया कि मल्टीकुलिनरिटी की डिटेक्शन कैसे होती है, उसके डिफरेंट मेथड हमने डिस्कस किए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करें।